जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। गाइस आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉक करेंगे और मैं ऐसे ही आपको सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे इम्पोर्टेंट, है ना? चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाइस, ओके? हाल ही में देखा जाए, आपको पता है सबको, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, सोशल मीडिया से आप अपडेट है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे यंगस्टर्स हैं जो सोशल मीडिया का ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं। मतलब उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रही सोशल मीडिया। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो रील्स देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना? वेब सीरीज़ है, मूवीज़ हैं, वो अपने इन वैकेशंस को, मतलब अपने नॉलेज को और अपने जो एबिलिटी है, क्वालिटी है, उनकी लीडरशिप है, वो उनको रिफ़ाइन करने से चूक रहे हैं। तो ये जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट टाइम है। बाद में जब आपके स्कूल कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपके पास एक्सक्यूजेज होंगे कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये होमवर्क है, ये असाइनमेंट है। तो प्लीज़ जो भी अपडेशन है वो आप इन छुट्टियों में कीजिए, और जो भी आपको लगता है ये मुझे यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी इम्पोर्टेंट, तो आप उस पर फोकस कीजिए। ज़रूरी आप ही की है, हमारी नहीं है। किसी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप उनको फॉलो करें ना करें, ठीक है? बस वो एक वीडियोस क्रिएट करते हैं, डाल देते हैं। अगर आपको लगता है प्रोडक्टिव है ना, फ्रूटफुल है, नॉलेज है, अच्छी नॉलेजफुल है इसके अंदर, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली इसको चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप जो यंगस्टर हैं, हमारे देश का भविष्य है, तो प्लीज़ रीड करो, अपडेट करो, है ना? अपने नॉलेज को रिफाइन करें, ठीक है गाइस? अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मुद्दे की। आपको पता है यूक्रेन रशिया में तो अभी भी चल रहा है वार। आपको मालूम है रशिया ने यूक्रेन को तबाह किया, यूक्रेन ने रशिया के ऊपर कई सारी मिसाइलें दाग दी गई, तबाही हो रही है। अब एक और तबाही आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, इज़राइल और ईरान के बीच में। इज़राइल ईरान की जो आज महायुद्ध में परिवर्तन हो गई है लड़ाई, वो पहले से चलती आ रही है। इज़राइल ने पहले सीरिया को सबक सिखाया, लीबिया को सबक सिखाया, लेबनान को सबक सिखाया, पोर्तुगीज़ में भी इंटरफीयर किया इज़राइल ने, फ़िलिस्तीन को भी सबक सिखाया, हमास को भी सबक सिखाया, और यही स्टेटमेंट इज़राइल का अब ईरान की तरफ है। अब आप सोच रहे होंगे ईरान पर क्यों अटैक हुआ, क्या है ज़रूरी, क्या मतलब रीजंस हैं? ईरान, जब इज़राइल पैलेस्टीन के अंदर ख़त्म करने में लगा हुआ था हमास को, तो ईरान उसको गाइस सपोर्ट कर रहा था, हमास को सपोर्ट करने में बिजी था। एक तो वो पॉइंट है। सेकंड, इज़राइल की क्रिटिसाइज इंटरनेशनल लेवल पर हो रही थी। इज़राइल अपनी रेपुटेशन बढ़ाने में लगा हुआ था। नेशनलिज्म, एम्परियलिज्म, ये सारी चीज़ें इज़राइल के पास एक, कहते नहीं कि भाई बाई बर्थ होती हैं, वो बाई बर्थ ही हैं उसके पास। इज़राइल के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम, भारत का भी रिलेशन इज़राइल के साथ है, भारत का रिलेशन ईरान के साथ है। चाबहार बंदरगाह बना हुआ है, पोर्ट है ईरान पर। अडानी के प्रोजेक्ट ईरान में कई बिलियंस डॉलर्स में इन्वेस्ट किया है अडानी जी ने। तो ईरान से संबंध भी हमारा इज़राइल के साथ भी है। लेकिन अब ये सस्पेक्ट हो गया है कि भारत इज़राइल के साथ रहेगा या ईरान के साथ रहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो आप जानते ही हो, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरा मार्केट डाउन है, सारे शेयर्स डाउन चल रहे हैं, इकोनॉमी बिल्कुल मतलब क्रैश हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश होती जा रही है। जो थोड़े बहुत मतलब उनके पास बैकअप था, कंट्रियों के पास जो लोअर कंट्री थे, वो भी अब बहुत ज़्यादा लोएस्ट कैटेगरी में जी गई, मतलब चल रहे हैं। और जो डेवलपिंग कंट्री थे वो भी कई साल पीछे हो गए, और जो अनडेवलप थे वो तो बेचारे, उनका तो हाल ही ख़राब है। और जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो हुकूमत कर रहे हैं, उनमें से अमेरिका है। और ट्रंप वहाँ पे रशिया यूक्रेन में भी इंटरफीयर किया, ट्रंप ने इज़राइल ईरान में भी इंटरफीयर करने की धमकी दे रहा है। इसलिए ईरान जो है ट्रंप को भी धमकी दे रहा है कि मैं अगली मिसाइलें अमेरिका के ऊपर छोड़ूंगा।
तो ये युद्ध जो है महायुद्ध में परिवर्तन होने वाला है। हज़ारों की तादाद में डेथ हो चुकी है इस युद्ध के अंदर, इजराइल ईरान के अंदर। मैं बताऊं, ईरान के पास कोई भी परमाणु बम नहीं है गाइस। इजराइल को लग रहा है कि ईरान परमाणु बम बना लेगा, इसलिए उसको स्ट्रेस हो रहा है कि ईरान परमाणु बम बना लेगा और मुझे मेरे ऊपर छोड़ देगा। इजराइल देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ की आबादी है इजराइल की, ईरान के लगभग 9 करोड़। मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूँ, ईरान की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ईरान के अंदर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है और इजराइल में ज्यूज़ हैं वाइज, मतलब यहूदी लोगों की संख्या ज़्यादा है और ईरान में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, मतलब मुस्लिम कंट्री है ईरान। और इजराइल यहूदी वाला है, ईसाई है, मतलब ज्यूज़ हैं वहाँ पर, क्रिश्चियन है, ना के बराबर मुस्लिम है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अगर हम मिलिट्री की ताकत की बात करें तो ईरान 11th नंबर पे आता है और इजराइल 17th पोजीशन है गाइस। देखा जाए इजराइल से थोड़ा ताकतवर यहाँ दिख रहा है ईरान। बात ताकतवर की भी है यहाँ पर, लेकिन उसका यूज कैसे किया जाए ये ईरान को नहीं आ रहा है। ईरान के पास आर्मी है बट इतनी ट्रेंड आर्मी नहीं है कि वो इजराइल पर मार कर सके। डायरेक्ट मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल का जो खुफिया अड्डा था जिसे आप कहते हैं मोसाद, मोसाद इजराइल की सीक्रेट एजेंसी का नाम है जो दुनिया में स्ट्रॉन्ग एजेंसी मानी जाती है। वैसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एजेंसी ISI है, मोसाद है, फिर CIA है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका, रशिया की KGB है, ब्रिटेन की MI6 है, भारत की रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। तो वही मोसाद जहाँ पर ईरान ने अपनी मिसाइलें दागी और मोसाद हेडक्वार्टर का मतलब पूरी तरह से तबाही मचा दी उसने, ख़त्म कर दिया मोसाद हेडक्वार्टर को उसने। अब इस पर इजराइल भौंकला गया है। इजराइल ने वार्निंग दी है कि अगर युद्ध नहीं रोका गया तो मैं पूरे ईरान को कब्रिस्तान में बदल दूंगा। लेकिन रुका नहीं, मिसाइलें लगातार कंटिन्यू टारगेट हो रही थी इजराइल की तरफ और इजराइल ने फिर तेहरान पर लगातार बमबारी की, ड्रोन, मिसाइलें, रॉकेट। तेहरान को कब्रिस्तान बना दिया इजराइल ने गाइस। ईरान की कैपिटल तेहरान होती है और जिस देश की कैपिटल तेहरान है या कोई भी हो, मतलब उस देश की कैपिटल में सारी ताकत होती है, उसका बैकबोन है, उसका सर्वर हेड स्टेशन होता है, वहाँ से ही इकोनॉमी बूस्ट होती है, कंट्रोल वहीं से होता है। और इजराइल ने उसी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ तो इजराइल ईरान आपस में लड़ते हुए दिख रहे हैं आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हाल ही में ईरान का सपोर्ट करने के लिए नॉर्थ कोरिया कूद गया है। नॉर्थ कोरिया सपोर्ट कर रहा है। कई सारे जो IOC के जो सदस्य हैं वो भी वहाँ पर दबदबा दे रहे हैं, ईरान को कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और ईरान के साथ टर्की जैसे देश भी हैं। तो इस तरह से ईरान का सपोर्ट क्या बन रहा है, पीछे से बैकअप पीछे से बन रहा है। इजराइल का बैकअप ऑलरेडी अच्छा है, उनके पास एक टेक्नोलॉजी है, उनके पास डिसीजन मेकर्स हैं, उनके पास ऐसी काउंसिल है जो पूरा फ्यूचर को प्री प्लान करते हैं, कैसे वार किया जाना चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी है। मतलब एक कह सकते हैं वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी है एक तरह से। इसलिए इजराइल ने पैलेस्टीन को मौत दी और कई सारे, मैंने जब डिस्कस किया था कि सीरिया को भी हराया था, है ना, लीबिया को भी हराया था, लेबनान को भी हराया था, पोर्तुगीज़ में भी अटैक किए थे, इराक में भी जब सद्दाम हुसैन जैसा कैसा हाल हुआ था उसमें भी इजराइल ने अपना रोल प्ले किया था। तो इजराइल कहीं भी डिफीट नहीं हुआ है।
ईरान का जो खमेनी है सुप्रीम कमांडर, वो झुकने को तैयार नहीं है। ईरान से पहले भी एक सुप्रीम कमांडर था जो इज़राइल और अमेरिका की कूटनीति से वो मारा गया था। ऐसी बात नहीं कि ईरान में सुप्रीम कमांडर नहीं मारे जाते। ईरान का जो जनरल था आर्मी का, वो भी मारा गया इज़राइल के वार में। तबाही तो हो रही है, दोनों तरफ से तबाही हो रही है काफ़ी। बट इस डिस्ट्रक्शन में जो सिविलियंस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, स्टेशन, बस टर्मिनल, सब कुछ तबाह होता जा रहा है गाइस। यूक्रेन, रशिया, इज़राइल, पैलेस्टीन, इज़राइल, ईरान, नाउ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। यस, सही सुना आपने। 2 दिन पहले ही एक और युद्ध शुरू हो चुका है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में गाइस। अब आपको पता है नॉर्थ कोरिया में तानाशाही शासक है किम जॉन। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की करेंसी एक ही है, वॉन है। पहले ये कोरियाई था, अमेरिका के इंटरफेरेंस से और वर्ल्ड वार की प्रॉब्लम से ये डिवाइड हुआ। कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में डिवाइड हो गया। नॉर्थ कोरिया के डिस्प्यूट जापान के साथ चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन हमारे अभी इंटरनेशनल मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन चल रहा है। कई लोग वहाँ हताहत हो रहे हैं, मर रहे हैं। शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा पीने के लिए गाइस। सोचिए, उस देश में इतनी हुकूमत है, महिलाएं अपने पूरे जिस्म को बेचने को तैयार हैं उस देश में। ऐसी ऐसी कंडीशन है कि आप सुन भी नहीं सकते कि हो क्या रहा है वर्ल्ड के अंदर। चीन ताइवान की तरफ फोकस कर रहा है कि ताइवान मेरा काम, मेरा इलाका है, मैं इसे लेके रहूँगा। चाइना हमारे ही प्लेस अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम पर भी अपना डोमिनेंस स्थापित करना चाह रहा है। चाइना दक्षिण चीन सागर की तरफ मूव कर रहा है। चाइना आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख की तरफ मूव कर रहा है। और अभी हमने लेटेस्ट अपना वार देखा, युद्ध देखा भारत पाकिस्तान के साथ। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ आ रही हैं, तो यूएनओ का ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था, उसका हमने फॉर्मेशन करवाया था हमारे ग्लोबल लीडर्स ने। क्यों कराया, किस लिए? यूएनओ के जो ऑफिसर्स हैं, यूएनओ के जो 6 कंपोनेंट्स हैं, उसमें जो वर्किंग हो रही है, उसमें जो एम्प्लॉय हैं, बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स बैठ के कॉन्फ्रेंस, सेमिनार करते हैं। किस लिए करते हैं? आराम से बढ़िया एसी मिला हुआ है, बढ़िया दफ्तर मिला हुआ है, सैलरी आ रही है आराम से। रोल क्या है, क्यों बनाए गए थे यूएनओ वगैरह उनके कंपोनेंट? ताकि कोई देश आपस में ना लड़े और जितना भी सिविलियंस का नुकसान हो रहा है वो ना हो। यूएनओ का ऑब्जेक्टिव यही था कि सीज फायर कराए। अगर आपस में कोई 2 बच्चे लड़ते हैं तो कोई बड़ा आकर उसको चुप कराता है, शांत कराता है कि आपस में लड़ाई ज़्यादा ना हो जाए, खून खराबा ना हो जाए, एक दूसरे का मर्डर ना कर दें। चलो हो भी गया तो फिर ये बीच में फिर पुलिस आती है, कोर्ट आता है, कोई ना कोई तो बीच बचाव करेगा। यहाँ तो बीच बचाव भी नहीं हो रहा, यहाँ तो झुलस रहे हैं, सबके सब झुलस रहे हैं। और ये सब प्री प्लान्ड है। जितने भी बैटल्स आपको दिख रहे हैं, वार दिख रहे हैं, ये सब प्री प्लान्ड होते हैं। इनको बैकअप पीछे से मिल रहा है। बड़े बड़े कंट्री पुश कर रहे हैं कि जाओ मरो कटो, और हम बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कई सारे चैनल्स अपने अपने टीआरपी बनाने के लिए उल्टी सीधी न्यूज़ को मॉडिफाइड कर करके, एनिमेटेड कर करके आपके दिमाग में फिट कर देते हैं। क्या वो आपको समझ में आ पाती है सारी चीज़ें? एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, कितने सिविलियंस मारे जा रहे हैं,
यूएनओ क्या काम कर रहा है, क्या हो क्या रहा है। ऐसे यूएनओ को तो डिसॉल्व कर देना चाहिए, परमानेंटली ख़त्म कर दो यूएनओ पावर्स को, जितने वीटो पावर्स मिली हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया को। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 टेम्पररी मेंबर बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? इसलिए क्योंकि अगर कोई भी देश आपस में झुलस जाते हैं, लड़ते हैं, फाइट करते हैं, या नेशनल या इंटरनेशनल ट्रीटी का कोई भी वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो उनके बीच में सुलह कराने का काम करने का, अब जो पूरी तरह से जो लाइबिलिटी होती है वो यूएनओ की है, यूएनएससी की है। लेकिन कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी। लड़ने दो, मरने दो, आम जनता को फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आम जनता भूखी है बेचारी, सुबह जाती है, शाम को काम करके घर आती है। इतने महायुद्ध हो रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है रुकना? बिल्कुल रुक सकता है, अगर बड़े लोग चाहें तो आराम से रुक सकता है, अभी रुक सकता है। यूक्रेन को पुश कर रहा है अमेरिका, ईरान को पुश कर रहा है गल्फ कंट्रीज, उनको हथियार दिए जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया भी कूद गया, यस आई विल सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आग जल रही है और उसमें घी डालने का काम ये कंट्री कर रही है। तो आप सोचिए कैसे युद्ध खत्म होगा। ऐसे ऐसे डिसीजन मेकर्स हैं जो इस युद्ध को चला रहे हैं, पीछे से बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं इस युद्ध को। और सुबह की कॉमन न्यूज़पेपर में क्या आएगा? ओ माय गॉड, इतने मारे गए, सैन्य ठिकानों पर अटैक किया, अस्पताल में ताबड़तोड़ हमले हुए, ये हेडक्वार्टर तबाह कर दिया, ये बस टर्मिनल तबाह कर दिया, ये रोड ख़त्म कर दिया, ये बिल्डिंग में आग लगा दी। हम बढ़ा चढ़ाकर हमारी ई न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया इतना बड़ा चढ़ाकर एनिमेटेड वीडियो बना बना के लोगों के दिल में दहशत बैठा दी है। उनको ये नहीं बताते कि भाई रोकना भी है, यूएनओ है, यूएनओ का काम क्या है, यूएनओ के फंक्शंस क्या हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने अस्थायी मेंबर्स हैं। कोई मीडिया नहीं बता रहा है ये काम, बस युद्ध हो रहा है, कितनी क्षति हुई, इसने अटैक किया, उसने अटैक किया, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, यहाँ से उसने मारा और यहाँ से उसने मारा, ये मर गए, वो मर गए। डेली आप यूट्यूब पे देख लो, यही सारी चीज़ें आपको बस बक 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 करते 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 लोगों का दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है और वो पागल हो जाता है। फिर सोचिए गाइस, मैं तो अभी किसी कंट्री के बारे में स्पेशल अंदर जाके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस बाहर बाहर से बात कर रहा हूँ कि भाई ये दोनों देश या कई सारे जो देश आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आपस में मतलब स्ट्रगल चल रहा है, वार चल रहा है, बैटल चल रही है, एक दूसरे से जेलसी रख रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? इतनी नफरत दुनिया में कैसे आ गई? रिलीजन का, इंटर रिलीजन में अगर किसी ने कुछ कह दिया तो गोली मार देंगे उसको। देख सकते हैं आप, हमारे इंडिया में जब अटैक हुआ था, रिलीजन कलमा पढ़, नहीं पढ़ा गया तो ठोक दिया उसको। कास्ट, इंटर कास्ट में शादी हो जाती है, इंटर कास्ट में ख़त्म। कलर डिस्क्रिमिनेशन, ब्रेन वॉश करके शादी कर लेते हैं, लड़की लड़के को मार देती है या लड़का लड़की को मार देती है। कितनी सारी न्यूज़ चल रही है, आप देखिए। अब एक न्यूज़ वायरल चल रही है, आपको पता है, ये सोनम का केस। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं मतलब कहाँ मेरा इजराइल और उसका टॉपिक था, मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूँ। सोनम का केस देखिए, मीडिया पूरा उस पर फोकस कर रहा है। क्या भारत में जो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, क्या और भी कहीं हालत ख़राब है, वहाँ मीडिया कवर नहीं कर सकती, न्यूज़ को दिखा नहीं सकती? हमारे कितने एनजीओ काम करते हैं, क्या कोई एनजीओ खुल के काम कर पा रहा है? लोगों के बारे में बता पा रहा है, लोगों की क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं, है ना, वांट्स नीड्स क्या हैं? क्या प्रॉपर उनको रोज़गार मिल पा रहा है, प्रॉपर खाना मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं। हर हाल में किसी न किसी देश को तोड़ा जाता है,
और जो बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, साथ में आपके अमेरिका हो गया, ये हुकूमत कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड पर। ये डाइवर्टेड मतलब डाइवर्जन न्यूज़ बनाते हैं और बड़े बड़े इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर को ये बुलाते हैं। आइए, अभी कनाडा में आपको पता है G7 की समिट हुई थी और G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप दौड़ के भागे, मतलब अपना रुतबा ऐसे दिखाया कि मैं भाई बहुत बड़ा आदमी हूँ और मुझे वाशिंगटन DC जाना है। क्यों गए? इजराइल ईरान में जो युद्ध हो रहा था, ईरान ने धमकी दे दी कि मैं अमेरिका पे भी मिसाइलें दागूंगा और फुर्र हो गए। अपना डेकोरम बनाने के लिए भाई G7 में जो आए थे कि वो गधे थे कि वो नहीं रुके, उनको परेशानी नहीं थी। यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो खुद आया था चल के, जेलेंस्की बताइए, जो ऑलरेडी इतने तबाह हो चुका है, उसके अंदर भी क्या वो नहीं है, सिंपैथी कंपैशन नहीं है, वो नहीं चाहता कि मैं अपने देश लौट जाऊं, मैं क्यों आ रहा हूँ G7 में। ट्रंप के अंदर खलबली मची और तुरंत भाग गया, छोड़ के क्विट कर दिया उसने G7। कोई ना कोई होगा इंटरनेशनल मीटिंग इम्पोर्टेंट, फायदे के लिए आदमी जाता है, बिजनेस माइंड है। एलन मस्क से लड़ाई कर लिया, एलन मस्क का 35 लाख करोड़ का नुकसान हो गया लगभग। इतनी न्यूज़ मिल जाएंगी मैं ये बता रहा हूँ, इतनी न्यूज़ मिल जाएंगी आपको कि आपको खुद नहीं पता कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। ये न्यूज़ इतनी सारी मार काट धाम, बम गिर गए, वो गिर गए, मर गए इतने सारे लोग, मतलब हम बैकग्राउंड पे काम क्यों नहीं कर पा रहे? हमारी जितने भी सोशल मीडिया है, जितने भी टीवी चैनल्स हैं, क्या मतलब उनका ऑब्जेक्ट क्या है कि ऐसी वैसी न्यूज़ों को बस पब्लिश कर दो, टीवी पे दिखा दो, लोग देखेंगे बढ़िया तरीके से, है ना, हूटर बजा बजा के दिखाते रहो न्यूज़ को, और लोगों के अंदर क्या होगा, ओहो ये हो गया वो हो गया। ये हूटर बजाना बंद कर दो, रियल एनालिसिस न्यूज़ दिखाइए, ज़मीन पर जाइए, लोगों की जो नीड्स हैं, वांट हैं, उनके बारे में बताइए। आजकल मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग लेस, कम्युनिकेशन लेस, प्रोडक्टिव लेस, मतलब कोई भी चीज़ ढंग से तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही है जो आम आदमी समझ पाए। बहुत सारा ताबड़तोड़ मीडिया जो है लगातार न्यूज़ को कलेक्ट करती रहती है और बेमतलब चीज़ों को यहाँ पर डिलीवर करती रहती है। अब डीडी न्यूज़ में इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, डीडी न्यूज़ में अच्छी न्यूज़ें कवर करके वो पूरा बेस से लेकर एंड तक कवर करती है डीडी न्यूज़ चैनल। सनसेट टीवी है वो भी कवर करती है, BBC चैनल है वो भी कवर करता है। रवीश कुमार ऑफिशियल है, जो रवीश कुमार आप NDT में काम करते थे, वो भी बढ़िया तरीके से पूरी न्यूज़ को बेस बनाकर और पूरा रिप्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं। जैसे अभी हाल ही में जब प्लेन क्रैश हुआ था तो रवीश कुमार जी ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक पूरी तरह से प्रॉपर वे में वो न्यूज़ जो है उन्होंने दिखाई, प्रॉपर वे में पूरा बैकअप करके, पूरा सारा मतलब कहाँ कहाँ से एविडेंस इकट्ठे करके ऐसे जर्नलिस्ट लेके आते हैं। सुधीर कुमार जी ने आज तक को छोड़ दिया, सुधीर चौधरी साहब आज तक में काम करते थे, बढ़िया पैकेज मिलता था, करोड़ों का पैकेज था। अब डीडी न्यूज़ चैनल उन्होंने सरकारी चैनल में ज्वाइन कर लिया, बढ़िया न्यूज़ डिलीवर करते हैं वो, इसलिए सरकारी लोगों ने उनको हायर किया। तो ये चीज़ें मतलब हमारी ज़मीन से, अगर ज़मीन में अगर एग्जाम्पल लूँ, ज़मीन में अगर कीड़े लग जाए क्या फसल होगी? नहीं होगी ना। अब उन कीड़ों को ख़त्म कौन करेगा? कौन करेगा आप बताइए? हम सब मिलकर ही काम करेंगे ज़मीनी स्तर पर। अगर ज़मीन में कीड़े लग गए तो कोई भी क्रॉप्स हमारी नहीं हो सकती। इसलिए हमारे सोशल मीडिया में पूरी तरह से वायरस घुस चुका है, चीखने का, चिल्लाने का, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, इतने मर गए उतने मर गए। भाई साहब क्या मतलब है, दिखाओ ना, क्यों हो रहे हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं, आगे क्या रीजंस होंगे, क्या मतलब आगे क्या प्रिकॉशंस होंगे,
है ना, कैसे मतलब ये सक्सेस हो रहा है, फेल क्यों नहीं हो पा रहे युद्ध सारे, कौन रोकेगा। यूएनओ के बारे में कोई तो बोलता ही नहीं है, यूएनएससी के बारे में कोई बोलता नहीं है, यूएनजी के बारे में कोई बोलता नहीं है। जितने भी इंडेक्स हैं, कोई मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी मीडिया चैनल बात ही नहीं करता भाई साहब। आलतू फालतू चीज़ों में ये लड़ गया, वो लड़ गया, वो मर गया, वहाँ कट गए, ये कर गए, हो गए। ना उनके प्रिकॉशंस बताएंगे, ना ज़मीनी हकीकत बताएंगे, ना ही उनके रीजंस बताएंगे, ना ही उनका मतलब वार कैसे एंड होगा, कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे अलायंस होगा, ट्रीटी कैसे होगी, कैसे ख़त्म होगा, ये कोई डिस्कस नहीं, कोई डिबेट नहीं। चारों तरफ से मीडिया चैनल्स इकट्ठा हो जाएगा और कोई एक्सपर्ट आ जाएंगे, कोई एनालिसिस्ट आ जाएंगे, कोई पॉलिटिकल लीडर्स आ जाएंगे, कोई रक्षा विशेषज्ञ आ जाएंगे, कुछ जर्नलिस्ट आ जाएंगे, बस उनसे अपना कर लिया अपना पोर्टफोलियो रेडी, बढ़िया। कोई स्पेशल चीफ गेस्ट बुला लेंगे, उनके साथ पॉडकास्ट कर लेंगे। ऐसे तो होता है। लोगों के बीच जाइए, समझाइए तरीके से, बोलिए। अगर नहीं जाना चाहते हो तो उसको ख़त्म करने की नीति बताइए। यूएनओ तक चाहिए, आप कंप्लेन कीजिए, ये क्यों हो रहा है, पूरा वर्ल्ड झुलस रहा है, इस वजह से कितना क्लाइमेट पर फ़र्क पड़ रहा है। सोचिए, जितने भी आप एनर्जी वाले बम इकट्ठे कर रहे हो, न्यूक्लियर या रॉकेट लॉन्च कर रहे हो या मिसाइलें लॉन्च कर रहे हो, उनमें से क्या एनर्जी नहीं निकलती? उससे क्या क्लाइमेट गंदा नहीं हो रहा? क्या पॉल्यूशन नहीं फैल रहा है? साउंड पॉल्यूशन अलग हो रहा है, एयर पॉल्यूशन अलग हो रहा है, लोगों के रोज़गार अलग जा रहे हैं, ज़मीन वो ख़राब अलग हो रही है जहाँ मिसाइलें गिर रही हैं, बिल्डिंगें टूट रही हैं, दहशत दहशत फैल रही है चारों तरफ। इन पर काम कौन करेगा? हम ऊपर ऊपर का खा लेते हैं मलाई और नीचे की छोड़ देते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ अगर आपकी थाली में परोसी जाती है तो उसको ठंडा करके खाओ। गर्म करके खाओगे तो मुंह जल जाएगा। इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है वो बच्चों को बताओ। आज के यंगस्टर्स जानना चाहते हैं। युद्ध हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है, बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में डिस्कस करें। एक मूवी बताता हूँ मैं, अभी एक मूवी आई थी केसरी चैप्टर 2। सबको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इतिहास में लिख दिया गया, लोग पढ़ के आंसर करते हैं अपना बढ़िया तरीके से। लेकिन केसरी चैप्टर 2 में रिसर्च करके पूरी तरह से जलियांवाला हत्याकांड की कहानी को लेके आया शंकरन नायर साहब। शंकरन नायर साहब वायसराय कार्यकारी परिषद में सदस्य थे। पहले वो उनकी तरफ से ही काम करते थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से, लेकिन उनको नहीं पता था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में नरसंहार हुआ था। तो वहीं अमृतसर में एक दिलजीत कौर मैडम थी, वो भी एडवोकेट थी। तो शंकर नारायण से मिली, बताया कि ये बात छुपाई जा रही है ब्रिटिश की तरफ से, और ब्रिटेन की मीडिया और हमारी मीडिया पे तो कब्जा कर रखा था। प्रिंट मीडिया ख़त्म कर दी थी हमारी, ताबड़तोड़ का मतलब सब आग लगा दी थी। तो ब्रिटिश मीडिया वही बातें छापती थी जो मतलब ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं। इसलिए शंकर नारायण नायर को वो दिलजीत कौर मैडम ने सारी कहानी बताई, जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरा सिनेरियो दिखाया। उसके बाद शंकर नारायण साहब ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी को पूरी दुनिया के सामने लेकर आए थे। सोचिए, ओ डायर, जनरल डायर को अपराधी घोषित कराया था अपने ही कोर्ट के अंदर, तब जाके हमारे इतिहास के पन्नों में लिखा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। न्यूज़ होनी चाहिए, ज़बरदस्त न्यूज़ होनी चाहिए, बैकग्राउंड वाली न्यूज़ होनी चाहिए। जाओ ज़मीन हकीकत देखो, वहाँ हुआ क्या था। हम कुछ कहा सुनी ले लेते हैं और बता देते हैं और बस अपनी टीआरपी बना लेते हैं। चंद लम्हों की ज़िंदगी है। मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने सभी साथियों से, कृपया करके जो भी चीज़ें हैं उनका अगर आप दिखा रहे हो बेस, उसका एंड भी दिखाइए, कैसे होगा ये भी बताइए। हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं आपसे उम्मीद करते हैं
उनकी आधी पढ़ाई तो आपसे ही हो जाती है अगर आप अच्छा चीज़ें सब कुछ दिखाएंगे तो। एडवर्टाइजमेंट आप इतने ले लेते हैं, सोचिए। तो ये सब टीआरपी बनाने के लिए किया जा रहा है। चलिए, मैं बस इतना ही कहूँगा। युद्ध, कई सारे देश इसमें झुलस गए हैं और कई सारे लोग आपस में ख़त्म हो रहे हैं, देश पे देश बर्बाद हो रहे हैं, और महामारी भी आ चुकी है, आपको पता है ना। कोविड जो है उससे भी आपको बचना है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी बारिश कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको दिख रहा है ना। तो इसका फ़र्क पड़ेगा। बेरोजगारी बढ़ रही है, माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है, आतंकवाद तो आप जानते ही हैं, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, नक्सलवाद बढ़ रहा है, अलगाववाद बढ़ रहा है, हर गंदी चीज़ बढ़ रही है, अच्छी चीज़ नहीं बढ़ रही है। और उन गंदी चीज़ों में गंदे गंदे लोग अपना काम करते हैं, बढ़िया तरीके से पैसे कमा रहे हैं और गंदे पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। अभी तक उनको ये फील ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। छोटा सा मैसेज था, ठीक है गाइस। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई अपनी निरंतर कंटिन्यूस करते रहिएगा। कोई भी कमेंट होता है प्लीज़ आप कीजिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।